Hello friends, I'm Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cyber law and ethics. In this series, we previously studied about the cyberspace, uh, cyber ethics, cyber jurisprudence and cyber law कि हाईली यूज ऑफ द इंटरनेट उसकी वजह से साइबर स्पेस क्रिएट हुआ और उसकी वजह से साइबर अटैक्स परफॉर्म हो रहा है और उसके रिगार्डिंग हमें कुछ सिक्योरिटीज चाहिए। साइबर सिक्योरिटीज कैसे यूज होती है और टू प्रोवाइड और टू प्रिवेंट दिस अटैक्स हम लॉ कैसे यूज कर सकते हैं। सो प्रीवियसली हमने ये सब देखा। साइबर एथिक्स में हमने देखा कि उसमें साइबर बुलिंग बहुत होता है। देन हैकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज जो परफॉर्म होती है, सो उसके कंसर्न में साइबर एथिक्स कैसे हेल्पफुल है। So in this today's lecture we are going to study about the cyber jurisdiction and the hierarchy of the court कि साइबर jurisdiction क्या है और वो हमें कैसे यूजफुल है और अगर ये जो लॉज अगर हम अप्लाई कर रहे हैं सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग थ्रू द कोर्ट्स, सो कोर्ट की हिरार्की कैसे परफॉर्म होगी इन दिस साइबर वर्ल्ड। ठीक है, तो jurisdiction साइबर स्पेस में या तो साइबर jurisdiction क्या है। प्रीवियसली हमने देखा कि jurisdiction जो कंसेप्ट है दैट इज ऑफ द लॉ एंड द इफेक्ट ऑफ द सोशल टर्म्स की जो हमारे सोशल टर्म्स है और उनके डेवलपमेंट के लिए जो लॉ यूज होता है उनका कॉम्बिनेशन हमारा साइबर jurisprudence है। तो वो दो तरीके का है जिसमें दो डिफरेंट थिंग्स रेफर होती है साइबर jurisprudence में। फर्स्ट वन इज कि जो फिलोसॉफिकल लॉ है या तो लीगल थियोरी है उसके थ्रू जाते हैं, या सेकंड जो आपका केस है उनके थ्रू जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंट्री माइट बी पॉसिबल कि कुछ लॉ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो jurisprudence का यूज हम उनके लिए करते हैं और आप बोल सकते हो कि साइबर jurisprudence एंड साइबर लॉ के बीच में एक रिलेशन है और उनके बेसिस पे हम jurisdiction मीन्स कि इफ इन सिंपल टर्म्स तो अधिकार क्षेत्र मीन्स कि जो आपका लॉ है वो उस पर्टिकुलर किस रीजन में आएगा। तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में या सिंपल टर्म्स में बोले कि व्हाट इज साइबर jurisdiction is the extension of principle of international jurisdiction into the cyberspace एंड साइबर स्पेस की कोई बाउंड्री तो है नहीं, फिजिकल बाउंड्री इन टर्म्स और यू कैन से कि नेशनल बाउंड्री मीन्स ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली एक रीजन के लिए यूज कर सकते हो कि सिर्फ आप गुजरात के लिए यूज कर रहे हो या सिर्फ महाराष्ट्र के लिए यूज कर रहे हो या फिर आप सिर्फ इंडिया के लिए यूज कर रहे हो। आप साइबर स्पेस का यूज वर्ल्ड वाइड कर रहे हो कि अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है, कुछ डेटा सेंड करना है, कोई मेल सेंड करना है, सो वो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी कर रहे हैं। तो ये जो jurisdiction है उसकी कोई बाउंड्री है नहीं, मतलब फिजिकल बाउंड्री नहीं है इसके लिए कोई। तो बिकॉज ऑफ आवर डायनामिक एंड साइबर स्पेस jurisdiction का यूज काफी हो रहा है और jurisdiction का यूज करके हम कैसे हमारे जो लॉ है उनको फुलफिली एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो ये जो लॉज है या एथिक्स है उनको लेके हम jurisdiction का कैसे यूज कर सकते हैं, और ये जो लॉ साइबर jurisdiction है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज logistic jurisdiction, second one is enforcement jurisdiction and third one is executive jurisdiction. लॉजिस्टिक jurisdictions क्या है कि वो पर्टिकुलरली अगर किसी स्टेट के लिए है तो वो उनकी लॉ भी फॉलो करेगा और वो पूरी कंट्री के है तो उनके लॉ भी फॉलो करेगा। मीन्स यू कैन से कि स्टेट लॉज एंड कंट्री लॉज उन दोनों का कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो कि वो लॉजिस्टिक jurisdiction है। और उसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो उसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा IT एक्ट 2000। अब इन फ्यूचर सेकेंड या थर्ड चैप्टर में वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज IT एक्ट 2000 और वो कैसे वर्क कर रहा है करंटली इन इंडिया, फॉर पर्टिकुलर इन इंडिया। तो लॉजिस्टिक jurisdiction का
ये एक एग्जांपल है। सेकंड है एनफोर्समेंट जुरिस्डिक्शन। तो एनफोर्समेंट जुरिडिक्शन है वो कैसे वर्क करता है कि पर्टिकुलर रीजन्स के लिए या तो पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज है उन एरियाज के लिए वर्क करता है। कि उनका अगर आप एग्जांपल लो, जो जे आईटी एक्ट 2000 है उनके ऊपर से जो लॉज डिराइव किए गए हैं उनमें से एक से दो जो लॉज है वो आपके इन्फोर्समेंट जुरिडिक्शन में आएंगे। एंड लास्ट वन इज कि एग्जीक्यूटिव जुरिडिक्शन। so that is the jurisdiction which is provided by distinct level, और you can say कि resolvent of the issues के लिए, कि जो हमारी डिफिकल्टीज है jurisdictions में उनको सॉल्व करने के लिए ये 3 टाइप्स है, उसमें से आप किसी भी टाइप के साथ फॉलो अप ले सकते हो और उनके थ्रू हम इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ चेंज ला सकते हैं और उन लॉ का अप्लाईमेंट करके जो सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम हो रही है या पर्टिकुलर पर्सन को कोई प्रॉब्लम हुई है थ्रू द साइबर अटैक, थ्रू द साइबर स्पेस, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम ये साइबर ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज कर रहे हैं और साइबर ज्यूरिस्डिक्शन का यूज करते हैं। तो साइबर ज्यूरिस्डिक्शंस में कौन से डिफिकल्टीज है। तो फर्स्ट वन इज कि मतलब क्यों ये साइबर ज्यूरिस्डिक्शन है वो हमें यूज करना चाहिए। वो फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंडलेस है कि कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे मैंने इसका डेफिनेशन बोला उसमें था कि इसकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं, फिजिकल बाउंड्री नहीं है, राइट। सेकेंड वन कि एनोनिमस आइडेंटिटी मीन्स कि अगर किसी ने किसी पर्टिकुलर साइबर कैफे से या कहीं से उस पर्टिकुलर थिंग को एक्सेस किया है और उसके थ्रू अगर कोई क्राइम पुटअप किया है तो आप उसको इजीली फाइंड नहीं कर सकते। तो वो जो टर्म है आइडेंटिफाई करना कि आपको कोई क्राइम हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है, सो एनोनिमस टर्म की वजह से थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। देन डायनामिक इन नेचर मीन्स कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, अभी तो किसी भी फॉर्म में एक्सेस हो सकता है। अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप में अगर वीपीएन यूज कर सकते हो सो आपकी जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होती है, जैसे हर एक पर्सन का एक यूनिक नेम होता है, सिमिलरली हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। अगर आप वीपीएन ऑन करते हो सो आपका वो आईपी एड्रेस फ्लक्चुएट होता रहता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री। अगर कभी मूवीज में आपने देखा हो सो ये कंसेप्ट दिखाया जाता है कि पर्टिकुलर नंबर को अगर आप ट्रेस करते हो तो वो ट्रेस नहीं हो पाता और वो उसका जो वीपीएन है वो यहाँ से वहां उसको फ्लक्चुएट करवा रहा होता है, राइट। सो दैट इज द वन इशू की डायनामिक इन नेचर है उसकी वजह से। देन अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, अब इंटरनेट का यूज अनलिमिटेडली एंड वाइडली यूज हो रहा है, राइट। तो उसकी वजह से ये साइबर क्राइम भी अकर हो रहा है। सो उसको फैच करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट लॉ का यूज करना पड़ रहा है टू फिगर दैट आउट इश्यूज, ठीक है। और उनको सपोर्ट करने के लिए हम ये साइबर ज्यूरिसडिक्शन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि आपके आसपास की जो भी स्टेट या जो भी अधिकार क्षेत्रों में आप है उनकी लॉस के अकॉर्डिंग आपके लिए वो लोग एक केस तैयार करता है, उनके बेसिस पे आपका केस स्टडी किया जाता है, उनको विद हायरार्की फॉलो किया जाता है एंड यूज सम मेथड्स आप उनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि इसमें बहुत सारे जो इश्यूज है उनको सॉल्व करना है, तो हमारा जो इंटरनेट है उनका यूज काफी बढ़ गया है कि इंडिविजुअल लेवल पे है या कॉर्पोरेशन लेवल पे है या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लेवल पे है या फिर गवर्नमेंट यूज कर रही है या तो नेशन की सिक्योरिटी के लिए आप यूज कर रहे हो या आर्मी फोर्स के लिए यूज कर रहे हो। तो हर जगह इसका यूज वाइडली हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे इश्यूज भी बढ़ेंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सो उनके लिए हम ये साइबर लॉ का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे ऑनलाइन सर्विसेज हम यूज करते हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप यूज करते हो, जो आप गैजेट्स यूज करते हो, उन सब की वजह से आप बाय डिफॉल्ट इस साइबर स्पेस में इन्वॉल्व हो जाते हो। और जो ये इंटरनेट है उसकी वजह से और बोल सकते हो कि अभी का जो कम्युनिकेशन के लिए
easiest and fastest cheapest वे है that is the internet. कि आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर कॉल भी करना है, वीडियो कॉल भी करना है, so that is very easier right now and that is the cheapest thing in affordable current date. so उसकी वजह से हम बाय डिफॉल्ट हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है ये साइबर स्पेस में वो अपने आप बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है हैकर को, सामने वाले को, कि वो इस डिफरेंट टाइप के अटैक्स परफॉर्म कर सके या तो हैकिंग रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सके. तो अभी हमारे साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है एंड इफ यू वांट टू टेक सम लीगल एक्शंस तो हम jurisdiction का यूज कर सकते हैं. Okay, so there are two type of the jurisdiction. One is exclusive and concurrent jurisdiction, and second one is original and appellate jurisdiction. अभी जो exclusive and concurrent jurisdiction है उसमें क्या है कि आपके फेडरल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है. उन फेडरल कोर्ट्स में ही आपके जो भी इश्यूज है उनको सुना जाएगा, उनके थ्रू वो सॉल्व किया जाएगा. एंड सेकेंड थिंग, कुछ केसेस ऐसे होंगे कि फेडरल कोर्ट या तो स्टेट कोर्ट उनको सॉल्व नहीं कर पाएगी. एट दैट टाइम आप उनको स्टेट कोर्ट में कन्वर्ट करोगे या तो हायर कोर्ट में कन्वर्ट करते हो कि अगर हमारा जो इशू है, हमारा जो एक्सक्लूसिव या कॉन्करेंट इशू है उसको वो लोग अगर फेडरल कोर्ट में सॉल्व नहीं कर पाते, अगर वो बहुत बड़े लेवल पे है और वहां पे हमें अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं मिलता है या तो क्रिमिनल को उसका पनिशमेंट नहीं मिलता है, सो वी कैन गो फर्दर विथ अवर स्टेट कोर्ट्स एंड मे बी बियॉन्ड दैट. सो वो जो पोर्शन है दैट इज एक्सक्लूसिव एंड कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन एंड दूसरा है ओरिजिनल एंड एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन. अभी ओरिजिनल में क्या हुआ, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, पहले वो केस की सुनवाई होगी, वो पूरा सुनेंगे कि व्हाट इज योर इशू एंड व्हाट इज योर केस. उनके बाद वो डिसीजन लेते हैं. देन आप उसका अपील कर सकते हो लोअर कोर्ट में कि अ कोर्ट दैट हियर्स अ केस ऑन द अपील फ्रॉम अ लोअर कोर्ट हैज एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन ओवर दैट केस. एंड माइट बी पॉसिबल कि जो आपकी ओरिजिनल प्रोसेस है, ओरिजिनल एक्सरसाइज है, उनको वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए और आपकी ओरिजिनल केस की जो फाइल है एंड जो एप्लेट केस की जो फाइल है उन दोनों के बेसिस पे आपका फर्दर ज्यूरिसडिक्शन में प्रोसेस किया जाएगा आपके केस को. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइबर ज्यूरिसडिक्शन. नाउ विल से कि टाइप ऑफ हिरार्की ऑफ द कोर्ट. अगर सिंपल क्राइम होता है जैसे कि कोई मर्डर होता है या फ्रॉड होता है, किसी ने बैंक लूटा, राइट, तो उसके लिए हम कोर्ट जाते हैं, राइट, कि there are hierarchy of courts. Similarly अगर साइबर स्पेस के थ्रू कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती है कि जैसे कि इंटरनेट फ्रॉड किया जा रहा है या हैकिंग की जा रही है या प्राइवेसी या सिक्योरिटी इशू के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ कि कोई कंपनी है बहुत बड़े लेवल पे और उनके साथ किसी ने हैकिंग किया है, उनकी वेबसाइट पे किसी ने हैकिंग किया या तो उनकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज के साथ किसी ने छेड़छाड़ की, तो दे कैन मूव देयर केसेस टू द कोर्ट्स. ओके, तो ये हमने साइबर लॉ देखा कि इस टाइप के लॉ है और ऐसे यूज कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस है कि कैसे वो होते हैं. सो अभी ऑब्वियसली आप आपका जो केस है वो कोर्ट में लेके जाओगे. सो वो जो कोर्ट का हिरार्की वो कैसे फॉलो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड है. एक नेशनल, सेकंड स्टेट एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट. नेशनल कोर्ट मीन्स कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी. ठीक है, उसकी भी लॉ आता है स्टेट कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स हो गए या तो स्पेशल कोर्ट्स हो गए कि अगर कोई ऐसा केसेस है कि वो आप स्टेट कोर्ट्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, सो आप हाई कोर्ट जा सकते हो या स्पेशल कोर्ट्स जा सकते हो. एंड द थर्ड लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल की फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका
केस बनेगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा, राइट, कि पॉसिबली वो लोग ट्राई करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व नहीं होता है तो उनको हम स्टेट लेवल पे भेजते हैं, हाई कोर्ट में भेजते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी वो सॉल्व नहीं होता देन वी आर मूव दैट केस टू द सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या आता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, सेशन कोर्ट्स है, पंचायत है, विलेजेस में पंचायत होते हैं, राइट, फिर सिविल जजेस है एंड जुडिशरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। ये कोर्ट में कैसे वर्क होता है, हमें सिंपली पता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व होगा, फिर स्टेट लेवल पे जाएगा एंड देन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट एंड फाइनल कोर्ट जहाँ पे आप अपील कर सकते हो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसी पावर्स है आपके हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास नहीं होती है। सो कौन सी है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर आर्टिकल्स की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें कौन से लॉ किन के लिए रिफर किए गए हैं। कि अगर आपको पनिशमेंट देना है किसी आर्टिकल के थ्रू तो आप सुप्रीम कोर्ट में वो एक्सट्रीम लेवल पे होंगे, जैसे कि आर्टिकल 129, आर्टिकल 131, फिर आर्टिकल 132, 133, 134 एंड 136। ये जो आर्टिकल्स है उनके अंडर जो लॉ है, अगर उनके अंडर मतलब वो लॉ जो डिफाइन की है कि ये पर्टिकुलर इसके लिए, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स आपको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व नहीं कर सकते। सो इनके लिए they are moving towards the supreme court and high court. high court means कि आपके स्टेट में है या आपकी यूनियन टेरिटरीज में जो इन्वॉल्व होता है वो टाइप के कोर्ट। कि इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री, सो यहाँ पे हाई कोर्ट जुरिडिक्शंस और यूनियन टेरिटरी है या तो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, उनके बेसिस पे काफी क्राइम्स और जस्टिस को सॉल्व किया जाता है। तो कौन सी एक्सरसाइजेस है, पावर एक्सरसाइजेस है जो हाई कोर्ट में इन्वॉल्व होती है कि इट इज द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सेकंड थिंग कि यहाँ पे आर्टिकल 215 वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंटेम्प्ट करने का उसका पावर, उसकी ऑथोरिटी हाई कोर्ट के पास है। देन हाई कोर्ट्स है उनके पास सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स जो होता है उनकी जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग पावर ऑथोरिटीज है। फिर जैसे हमने दो टाइप्स देखे अभी जुरिस्डिक्शन के, तो in high court it has a appellate jurisdiction in the respect of the criminal and civil cases decided by the subordinate courts in the state. So जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो आपकी पंचायत में जिसमें सॉल्व नहीं होता है वो केसेस हम हाई कोर्ट तक लेके जाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के पास आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस और डिस्ट्रिक्ट केसेस है उनसे ज्यादा ऑथोरिटीज होती है। एंड द लास्ट वन इज कि आपके जो कोर्ट सेशंस है या तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सॉल्व होते हैं, सो उसमें जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का या केसेस का, उनमें किन किन का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनमें किस टाइप के लॉ को सॉल्व किया जाता है। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं, प्रिंसिपल जजेस भी होते हैं, चीफ जज एंड एडिशनल चीफ जज होते हैं कोर्ट के लिए अगर स्मॉल कॉसेस है तो। देन सीनियर सिविल जजेस होते हैं, जूनियर एंड सिविल, और यू कैन सी कि सीनियर सिविल जजेस है उसमें आएंगे चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेस एंड मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, सिविल जजेस एंड सीनियर डिविजन्स। तो अगर क्राइम छोटा सा है कि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली अगर जिस एरिया में रह रहे हो और वहां पे आपके साथ क्राइम हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि वो वहां से चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो इन दैट मैटर्स हमारा जो क्राइम है वो साइबर स्पेस के रिलेटेड होगा, सो हम वहां से उसकी तहकीकात करना चालू करेंगे।
तो पहले हम कोर्ट सेशंस के थ्रू जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम चेक कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिला, देन विल मूविंग टुवर्ड्स द हाई कोर्ट। एंड अगर हाई कोर्ट में भी हमें प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, देन विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट एंड सेकंड क्लास भी होता है कि अकॉर्डिंग टू योर मेट्रोपॉलिटन एरिया, कि उनके अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करना है, उनके लिए भी आपके कोर्ट के लिए फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में डिवाइड किए हैं। कि कुछ ऐसे केसेस है आपके मैजिस्ट्रेट सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास पावर। सो हम इन सिविल कोर्ट्स के थ्रू जाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। जो सेकंड क्लास है उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए जाते हैं एंड कंट्रोल किए जाते हैं बाय द हाई कोर्ट टू डिस्चार्ज जुडिशियल फंक्शंस। कि आपको कुछ ऐसे केसेस है जिनको हैंडल करने के लिए आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के थ्रू जा सकते हो। सो हम उनके लिए वो असाइन करते हैं और वो डायरेक्टली मैनेज और कंट्रोल किए जाते हैं हाई कोर्ट के थ्रू। Thank you for today's class. If you guys have any doubt regarding this topic, you can put your question in the comment box.